प्रिय श्रोताओं, आज पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी अनुभव एक बहुत प्रसिद्ध रचना है लेकर आई हूँ। ये कहानी जिसमें जीवन से जुड़ी हुई एक बड़ी सीख छुपी हुई है। कहानी का मुख्य उद्देश्य कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए, बोलने की आदत भी होनी चाहिए, विचारों की क्रमबद्ध शक्ति भी होनी चाहिए। कहानी यह सीख छोड़कर जाती है कि मनुष्य में त्याग की भावना मनुष्यता के लिए आवश्यक है। जहाँ संयम से कार्य किया जाता है, सम्मान बढ़ा देता है। साथ ही इस कहानी से बुरे वक्त में अपने परायों की पहचान करने की भी सीख मिलती है। तो चलिए प्रेमचंद जी के शब्दों में हम अनुभव कहानी का श्रवण करते हैं। प्रीतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों को शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस समय अदालत में खड़ी थी। अदालत के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की तरह खड़ी चित्कार कर रही थी। मेरे पति हथकड़ियों से जकड़े अदालत में लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो अभी प्राण निकल जाएंगे। आवेश की लहरें उठ उठकर सारे शरीर को रोमांचित किए हुए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे पहले कभी नहीं हुआ। अदालत की कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियाँ बांधे हुए पुलिस कर्मचारियों सब मेरी ओर आंखों से तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार मन में आता था दौड़कर पति के चरणों से लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितना शांत, अविचल, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद, शोक या छाया भी न थी। नहीं तो उन होठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास, वाह रे, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार हूँ। पति ने चलते समय एक तरफ देखा और कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपये मिठाई मंगाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया। फिर शाम को समय पहली बार कांग्रेस के जलसे का शरीक ही न हुई, बल्कि मंच पर जाकर बोली, सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली। मेरा आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आई ये मैं नहीं कह सकती। सर्वस्व लूट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका भय। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब क्या क्या अहित कर सकता था। अगले दिन मैंने तार भेजे, एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी की पेंशन मिलती थी, पिता को जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे। पूरा दिन गुजर गया लेकिन तार का जवाब ना मिला। दूसरे दिन कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों का पत्र आए। दोनों जामे में बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरी सेवा करोगे। तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या अब चाहती हो मैं भिक्षा मांगूं? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ, तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन में से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर थे लेकिन भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उनका प्रमोशन होने वाला था। वो मुझे बुलाएंगे तो संभव प्रमोशन से वंचित रह जाना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौलिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र नहीं लिखा। हाय स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने पर भय से बेटी की तरफ से इतना निर्दय हो जाए और अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर, निराधार, निराश्रय कैसे रहूँगी? लेकिन जाऊँगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में जाती या कोई मजदूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारीत्व की बेड़ियाँ पड़ी थीं। अपने रक्षा की चिंता नहीं थी जितनी अपने नारीत्व की रक्षा। तभी किसी की हाथ पाकर मैंने देखा 2 आदमी खड़े थे। मन में आया पूछूं, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन
फिर ख्याल आया, मुझे ये सोचने का क्या हक है? आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो। लेकिन मुझे एक शंका हुई। इस शंका को किसी तरह से अपने दिल में ना निकालकर वह एक चिंगारी की भांति मेरे हृदय में समा गई। गर्मी सीधे फूकी जा रही थी, लेकिन मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी हुई मालूम होती थी, तभी किसी की पुकार सुनकर मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने दरवाजे से कान लगाया और मेरी कुंडी खटखटाई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? बाहर की आवाज़ आई, मैं हूँ ज्ञानचंद। वह आवाज़ सुनकर मेरी शंका दूर हो गई। मैं उनकी आवाज़ पहचान गई। मैंने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। ज्ञानचंद मेरे पति के गहरे दोस्त थे। उनके साथ ही एक स्त्री भी थी, मैसेज ज्ञानवती थी। मैं दोनों जनों को पढ़ ले आई। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर थे, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका, उनकी पत्नी, वह थोड़ी दोहरे वदन की प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन बाहर से जितनी कठोर दिखती थी, अंदर से उतनी दयालु। उन्होंने मुझसे झिझकते हुए प्रश्न किया, घर कोई पत्र लिखा? मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं ना, और ना ही ससुर जी। तो फिर अब क्या इरादा है? अभी तो यहीं पड़ी हूँ, इस विषय पर अभी सोचा नहीं। तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आ जाती? अकेले तो मैं इस संसार में रहने नहीं दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हूँ, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। तभी देवी जी बोली, ठहरो, कितने तांगे लाओगे? मास्टर साहब घबरा कर बोले, कितने तांगे लाऊं? देवी जी बोली, कितने क्या, तांगे भी 3 सवारियां ही होंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन, भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे? मास्टर साहब डरते हुए बोले, तो 2 ले आऊँगा। ये कहकर ज्ञान बाबू तांगा लेने चले गए। तब सकुचाते हुए कहा, बहन, तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और मैं आगे कुछ कह पाती, देवी जी ने मेरी बात काट कर तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे में एक कोने में अड्डा जमाओगी, सिर में आने का तेल लगाओगी। ये क्या थोड़ा कष्ट नहीं है? मैंने झेपते हुए कहा, आप तो मजाक कर रही हैं। देवी जी ने बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, जब तुम्हारे पति लौट आए तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और तांगा आने वाला होगा। मैंने ऐसे सहृदय, उदार, मीठी बातें करने वाली स्त्री आज तक नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो शायद इससे अच्छी तरह रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया था। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर से काम करने के लिए एक नौकर रखा था, भीतर का सारा काम खुद करती थी, लेकिन मुझे कुछ ना करने देती हूँ। उस पर जब देखो कुछ खिलाने की को सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मुझे वहाँ रहते हुए 8 महीने बीत गए थे। एक दिन मैंने खुफियों को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका, यहाँ भागे, यहाँ पर मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी आ धमके। बहन ने हिचकिचाते हुए कहा, कुत्तों का काम फिरना ही होता है। मैंने चिंतित होकर कहा, ये कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दें। बहन जी बेपरवाही से बोली, ये भौंकने के सिवा और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, काट भी सकते हैं। बहन जी हंसते हुए बोली, इनके डर से कोई भाग तो नहीं जाता है ना? मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देख आती। ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य क्या है? क्या यह सब इस तरह मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे क्या मिलेगा इन्हें? यही कि मैं मारी मारी फिरूं। 1 हफ्ता गुजर गया, खुफिया ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, लेकिन बहन जी कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन बाबू शाम को घर आए। वे घबराए हुए थे। मैं बरामदे में बैठी थी, परवल छिल रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में आकर अपनी पत्नी को इशारा से बुलाया। देवी ने जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े बड़े उतार लो, हाथ मुँह धो, कुछ खाओ, फिर कुछ कह देना। ज्ञान बाबू को धैर्य कहाँ
पेट में बात गंध की तरह न पचती। आग्रह से बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी जी ने बैठ बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं, बताओ क्या कहना चाहते हो। ज्ञान बाबू बोले, यहाँ तो आओ। देवी जी बोली, क्या यहाँ कोई और बैठा हुआ है। मैं समझ गई ज्ञान बाबू की बात, ये बात मेरे सामने नहीं कहना चाहते, इसलिए जैसे ही मैं वहाँ से उठकर जाने लगी तो देवी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर से करने पर भी अपना हाथ ना छुड़ा सकी, लेकिन ज्ञान बाबू को इतना भी सब्र ना था कि जरा कुछ देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से आज मेरी लड़ाई हो गई। देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच? तब तो तुमने उसे पीटा होगा। तुम्हें दिल्ली की सूझती है, यहाँ मेरी नौकरी जा रही है। जब तुम्हें इतना डर ही था तो लड़े क्यों। मैं थोड़े ही लड़ा था, उसी ने बुलाकर डांटा। ये कैसे हो सकता है, उन्होंने बेकसूर डांटा हो, कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। फिर वही पर्दा, मैं कह चुकी, ये मेरी बहन है, मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो। देवी जी ने जैसे पहले बुझाकर कहा, मैं समझ गई, कुछ खुफियों का झगड़ा होगा, पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से पहले को बुझा जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा है। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने को हुक्म दिया। देवी जी ने इस अंदाज से कहा जैसे मैं वो समझ गई हूँ। बोली, तो प्रिंसिपल ने तुमसे क्या कहा कि उस स्त्री को घर से निकाल दो। हाँ, यही समझ लो। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खड़े खड़े क्या जवाब देता। देवी जी ने आड़े हाथ लिया। बोली, जिस प्रश्न का एक जवाब हो उसमें सोच विचार कैसा। ज्ञान बाबू सिपटाकर बोले, लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था। देवी जी की त्योरियां बदल गईं। आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोली, तुम प्रिंसिपल से जाकर कह दो, मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और ना माने तो इस्तीफा दे दो। अभी जाओ, लौट कर मुंह धोना। मैंने रोक कर कहा, बहन मेरे लिए। मैं आगे कुछ कह पाती, देवी जी ने डांटते हुए कहा, तू चुप रह, नहीं तो कान खींच लूंगी। तू क्यों बीच में कूदती है, रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। फिर उन्होंने अपने पति से कहा, आप खड़े होकर सोच रहे हैं हो, तुम्हें डर लगता हो तो मैं जाकर कह आऊँ। ज्ञान बाबू खिस्सा कर कहा, तो कल कह दूंगा, इस समय कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते थे, उसका यह आदर, राह की भिखारिन का यह सम्मान। देवी तो सचमुच देवी है। दूसरे दिन जब ज्ञान बाबू चले तो देवी जी ने फिर उन्हें याद दिलाया, फैसला करके घर आना, ये ना हो फिर सोच कर जवाब देने की जरूरत पड़े। ज्ञान बाबू ने के चले जाने के बाद मैंने कहा, बहन जी तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो। मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें इस विपत्ति झेलनी पड़े। देवी जी ने हंसते हुए कहा, कह चुकी या कुछ और कहना है। मैंने कहा, इतना कह चुकी, लेकिन अभी कुछ कहूँगी। अच्छा, पहले ये बता, तेरे प्रीतम क्यों जेल गए। इसलिए कि स्वयं सेवकों को सत्कार किया। स्वयं सेवक कौन है। यह हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। स्वयं सेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वह भी तो कोई कारोबार करते होंगे, लेकिन देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसे वीरों का सम्मान करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी पत्नी के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है। मैं तुम पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तुम मुझ पर एहसान कर रही हो। मैं इस दया सागर में डुबकियां खाने लगी। बोलती क्या। शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके चेहरे पर विजय का आनंद था। तब देवी जी ने पूछा, हार कर आया जीत कर। ज्ञान बाबू ने आकर कहा, जीत कर आया हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया तो वह चक्कर में पड़ गए। उसी समय हाकिम जिला के पास गया। वहाँ न जाने कितने मोटर में बैठकर दोनों में बात हुई। फिर लौटकर मुझसे बोले, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते। मैंने कहा, कभी भूलकर भी नहीं। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं है। मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं। तब उन्होंने कहा, तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना, मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। ये सुनकर देवी जी ने मुझे गले लगा लिया। ये कहानी का एंड था। और जैसा आप देखते हैं, कहानी जो है एक सीख छोड़कर जाती है, त्याग की भावना, कि बुरा वक्त आने पर ही हमारे बीच में जो अपने पराये होते हैं उनकी पहचान हो पाती है। धन्यवाद।